स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ईच एंड एवरीवन आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। आज बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट से कुछ याद आ रहा है? प्लांट किंगडम हम अभी पढ़ के आए हैं। फ्लावरिंग वर्ड, फ्लावरिंग प्लांट जो टर्म थी हमने सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए यूज की थी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या देखा था हमने कि वहां पर किसी भी तरह के फ्लावर नहीं बन रहे थे, फ्रूट नहीं थे, ठीक है, सिर्फ सीड थे। किसके पास? जिम्नोस्पर्म के पास में सिर्फ सीड थे, वो भी नेक्ड सीड थे, कवर्ड सीड नहीं थे। तो यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड चैप्टर्स हैं आपके, क्योंकि वहां पे एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ था और मैंने कहा था कि बेटा एंजियोस्पर्म बहुत बड़ा डिवीजन है, ऐसे काम नहीं चलेगा 2 पेज पढ़ने से, हमें इसको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी टर्म समझो पहले। फ्लावरिंग प्लांट तो आपको समझ में आ गया, दैट फ्लावरिंग प्लांट इज डिस्कसिंग अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये तो तुम्हें पता है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मॉर्फोलॉजी क्या है बेटा? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। जब हम स्टडी करते हैं, बाहर से किसी चीज को देखते हैं, उसमें हमें क्या नजर आ रहा है बाहरी रूप से देखने के बाद में, यानी कि माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि अच्छा मेरे पास 2 कान है, मैम के पास भी 2 कान है, मेरे पास एक सिर है उसके ऊपर बाल है, मैम के पास में भी है, मेरे पास एक नाक है जिससे मैं सूंघ रहा हूँ, यानी कि चीजों को सूंघ सकता हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो मैम के पास में भी वही है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है कि 2 हाथ है हमारे पास में, 2 पैर हैं, अगर हम डॉगी को देख रहे हैं तो वहां पे हम उसको 4 पैर हैं, अच्छा उसकी पूंछ ऐसी होती है, तो ये क्या होते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कर रहे हो बेटा, स्टडी कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम किसको डिस्कस करने वाले, एंजियोस्पर्म प्लांट्स कैसे दिखाई देते हैं, हर्ब प्लांट है, श्रब्स प्लांट है, ट्रीज हैं, उनका कलर कैसा होता है, लीफ कैसी होती है, रूट कैसी होती है, यानी कि बाहर से आपने फीचर्स देखे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के और आपने बोल दिया कि हाँ यार इसकी पत्ती तो लंबी है, हरे कलर की है, इतना बड़ा इसका साइज है, यानी कि मॉर्फोलॉजी आपने देख ली। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर प्लांट की बात है तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनिमल्स की बात है तो एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा, हम करेंगे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी। अब आप नॉर्मली कोई भी प्लांट देखते हो, तुमने पौधे तो देखे ही हैं, तो हमें उसमें क्या दिखाई देता है बेटा, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। डायग्राम दिमाग में बिठा लेना, वरना वो कहीं पे एरो लगा के दे दे और तुमसे लेबलिंग करवा ले, 4 नंबर का एक क्वेश्चन ABCD करके और तुम अटक जाओ वहां पर, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, देखो इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट है कैसे पता चला, क्योंकि फ्लावर दिया हुआ है, फ्रूट के बारे में बात कर रहा है वो, फ्लावर और फ्रूट के बारे में एंजियोस्पर्म प्लांट्स में बात होगी। यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इस प्लांट के अंदर फ्लावर, फ्रूट, फिर देखो उधर स्टेम है, लीफ है, और क्या है बेटा साथ में रूट है। यानी कि ये सारी चीजें स्टेम, लीफ, रूट, फ्रूट, फ्लावर में डिवाइड होगा आपका एंजियोस्पर्म प्लांट। अब मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये जो सारी चीजें फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, इन सब के टाइप हम देखेंगे, किस टाइप का स्टेम होता है, वुडी स्टेम है या सॉफ्ट स्टेम है, तो किस तरह के प्लांट्स में है, उसका अपीयरेंस कैसा है, छोटी पत्ती है, बड़ी पत्ती है, पाल्मेट्री है, पिन्नेट्री कंपाउंड है, सिंपल लीफ है, ये हम देखेंगे। मॉडिफिकेशन देखेंगे, मॉडिफिकेशन क्या होता है मैं अभी बता देती हूँ, जब मैं पढ़ाऊंगी तब तो मैं 1 बाय 1 सबके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे तो मुझे बताना ही है आपको। बेटा मॉडिफिकेशन यानी कि काम तो क्या था, मेरे आंखों का काम तो देखने का था, लेकिन पता लगा कि मेरी आंखें जो है खुशबू सूंघने का भी काम कर रही हैं, तो क्या
मॉडिफिकेशन हो गया मेरी आंखों का, ये अपने साथ में नहीं हो सकता, हमारे साथ में ये मॉडिफिकेशन नहीं होता। बट हाँ, प्लांट्स में क्या होता है बेटा कि प्लांट्स में जैसे रूट है, अब रूट का मेनली काम तो क्या है, वाटर्स और मिनरल्स को एब्जॉर्व करना, प्लांट को एनकरेज करना। कभी कभी प्लांट रूट जो है वो सोचती है कि वहां पे हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन हो, उसे जिस तरह से सरवाइव करना है रूट को, वो उसको कंडीशंस नहीं मिल पा रही हो, तो वो थोड़ा बहुत अपने जो मेन फंक्शन है उसमें चेंजेस कर लेगी, यानी कि मॉडिफिकेशन हो गया। अब ये मॉडिफिकेशन लीफ में भी होता है, स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट, फ्लावर्स, ये सब कुछ इस चैप्टर में स्टडी करना है। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो एनटीए के अकॉर्डिंग अभी जुड़ी हुई हैं सिलेबस में फैमिलीज, उन फैमिलीज को भी हम डिस्कस करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर। उसमें देखेंगे हम फ्लावर डायग्राम जो है वो कैसे बनाएंगे, फ्लावर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, स्पेशल फैमिली है तो उसमें कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल्स के काम क्या क्या है, कि अच्छा कुछ खाने के काम आ रहे हैं, कुछ नहाने के सामान बनाने के काम आ रहे हैं, कुछ हो सकता है मेडिसिन प्रॉपर्टीज हो किसी के अंदर, कुछ क्लीनिंग के काम आ रहे हो, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। वो बात ये है कि मुझे पता है तुम्हारा दुख क्या है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन तक तो ठीक था मैम, हमारा मामला लिविंग वर्ल्ड से थोड़ा हिला हुआ है, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इतना कुछ याद करना था, इतने एग्जाम्पल्स याद करने थे, प्लांट किंगडम में भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल याद करने हैं मैम, और अभी मॉर्फोलॉजी में भी आप बोल रहे हो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो इतना सब कुछ हम याद कैसे करें। मुझे पता है कि ये जो 5-6 चैप्टर्स हैं, इसके बाद में जो एनाटॉमी आएगा, ये थोड़ा सा दुख देते हैं कंटिन्यू लर्न करने में। आप जब लर्न करने बैठोगे तो बहुत इजी पीजी से चैप्टर्स लगते हैं, 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। बट जब आपने मान लो 1 या 2 हफ्ते तक इन चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाया, तो आपको लगेगा कि यार इस चैप्टर में तो कुछ आता ही नहीं है, तो सब भूल गया, मेरे दिमाग से सब निकल गया। तो बेटा अपने आप से प्रॉमिसिंग रहो, मुझसे प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कैमरे के पीछे हूँ, इधर कैमरे के सामने हूँ, मतलब आप कैमरे के पीछे हो, तो मुझे थोड़ी ना पता है आप किस तरह से पढ़ रहे हो। आप बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला के मैम हम पढ़ते हैं, मुझे नहीं सुनने में आ रहा है। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हम एवरी ऑल्टरनेट वीक में इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। हर संडे लेके बैठो बेटा, ये 4-5 चैप्टर 4-5 घंटे लेके बैठोगे, फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या है, लर्न करने वाली प्रॉपर्टीज ज्यादा है, और इस वजह से भूलने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और जबकि सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स भी यही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तब तक तुम मेरा जो सजेशन है उसको तो दिमाग में रखना ही है, याद रखना है तुम्हें वो, लेकिन साथ में जब मैं नोट्स बनवा रही हूँ तो वो लिखने भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्लाइड चल रही है, कोई मूवी नहीं चल रही है, तुम पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठना है यहाँ पे कि तुम चाय पीने के लिए बैठ गए। मूवी नहीं चल रही है, बैठना है सामने, पेन पेपर लेके बैठना है, दिमाग को स्थिर रखना है, सुनना है, समझना है मैम ने क्या बोला। हम बहुत कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी का एक भी वर्ड हमसे मिस ना हो, ताकि आपको हमसे पढ़ने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में, नोट्स एक बार पढ़ने के बाद में ये फील हो ही ना कि एनसीईआरटी से शायद कुछ मिस हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये सारी चीजें हमने देख ली। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी हुई है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, आपको दिखाई दे रही है। मैम ये सिस्टम क्या है बेटा? रूट जो है ये तो है नहीं कि अकेली रूट बोल दिया तो रूट है। अब रूट के टाइप हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, जिस तरह से यहाँ पे दी हुई, तो ये आपस में मिलकर एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करती। जैसे आपकी बॉडी में होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ स्टमक बना लेगा, ईसोफेगस जुड़ेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब चीजों के मिलने के बाद में एक सिस्टम बनता है। अपने को पता है सेल होती है, सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट क्या होती है, सिंगल सेल, उसमें क्लीवेज 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 होते गए, डिवीजन हो गए, डिवीजन हो गए, जैसे ही वैसे ही क्या हुआ कि कुछ सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब वो सिंगल सेल जो थी उसने सिमिलर टाइप के, यानी कि ओरिजिन क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, सिमिलर फंक्शन होंगे, सेम स्ट्रक्चर होगा कुछ, वो सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। फिर टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये हुई हमारी बात। प्लांट्स में भी ऐसा होता है, लेकिन प्लांट्स में सिस्टम नहीं बनते। हम देख के आए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब आरएच व्हिटेकर ने क्या किया था बेटा, क्लासिफिकेशन किया था, वहां पर जब कंपैरेटिवली स्टडी हमने की है उस टेबल में, तो क्लियरली बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम नजर नहीं आता, सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में नजर आएगा। एनिमल किंगडम्स के जो मेंबर है वहां सिस्टम नजर आएगा, प्लांट किंगडम के मेंबर में सिस्टम नजर नहीं आएगा। प्लांट भले ही हाइयर प्लांट क्यों ना हो, सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गन्स तक काम होगा। तो क्या है बेटा कि जो भी लैंड होती है, आपकी सरफेस होती है, उसके नीचे का जो पार्ट है, सरफेस के नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि जो किसमें मिट्टी में दबा हुआ है, वो पूरा का पूरा रूट सिस्टम उसको बोल दिया। ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है स्टेम,
अब स्टेम पे क्या क्या है भैया, स्टेम पे ब्रांचेस भी निकलेंगी, ब्रांचेस पे पत्तियां भी आएंगी, यानी कि लीफ भी होंगी, बड भी होंगी, नोड भी होगी, इंटरनोड भी होगी बेटा, एक्सिलरी बड भी होगी, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, शूट सिस्टम बनाते हैं। यानी कि आपके जो लैंड है उसके ऊपर का जो पार्ट है वो शूट सिस्टम है, लैंड के अंदर जो मिट्टी में धंसा हुआ पार्ट है वो क्या है बेटा, रूट सिस्टम है। अब ये रूट और शूट सिस्टम जो है वो डायरेक्ट डेवलप नहीं होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात है तो क्या होगा, सीड होगा। अब ये जो सीड होता है बेटा, क्या होता है, ये सीड जो होता है, ये सीड जब तक, ऐसा नहीं घर में पड़ा पड़ा सीड है वो जर्मिनेट हो गया, और घर में क्या बोलते, ड्रम में तुमने किसी ढोल में क्या भर रखे थे, गेहूं भर रखे थे, गेहूं जर्मिनेट हो गए, वहां पे डायरेक्टली तुम्हारी गेहूं की फसल हो गई, ऐसा तो नहीं होता। हम इतना सारा अनाज, इतने सारे सेरेल्स जो होते हैं घर में अपने स्टॉक करके रखते हैं साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, तो क्या वो रखे रखे अपने आप हो जाता है क्या ऐसा कि रखे रखे उग गए, वो तो नहीं। क्या होता है, बीज जब नॉर्मली रखा हुआ है वो, ठीक है ना। अब उस सीड में क्या हुआ, उस सीड को हमने डाल दिया लैंड में ले जाके, जहां हमें उगाना है, उसकी बुआई करनी, ले गए हम वहां पे। अब हमने वहां पे दे दिया बेटा उसको पानी, जितनी रिक्वायरमेंट पानी की थी, टेम्परेचर जितना रिक्वायर्ड था, उसको जितनी ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट थी, जो जो फेवरेबल कंडीशंस उसको जर्मिनेट होने के लिए चाहिए थी, वो सब उसको मिल चुकी हैं। अब जब सारी कंडीशंस उसको मिल गई तो उसने क्या किया, जर्मिनेट होना शुरू किया। अब जब सीड जर्मिनेट होता है, क्या होता है बेटा, सीड होता है जर्मिनेट। तो सीड जब जर्मिनेट होता है तो मैं आपको क्या बताऊं, सीड जर्मिनेट होता है तो ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर और नीचे की तरफ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं बेटा प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, प्लूम्यूल। ये एग्जाम्पल मतलब मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, अभी ये सारी चीजें आगे भी पढ़ानी है मुझे। मैंने क्या किया बेटा, सीड को जर्मिनेट किया, सीड को डाल दिया, उगाना है मुझे। सीड जर्मिनेट होने के बाद में नीचे की तरफ जो भाग बनाता है उसको बोलते हैं रेडिकल, ऊपर की तरफ जो उसका पार्ट बनता है उसको बोलते हैं प्लूम्यूल। अब ये रेडिकल आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा, रूट का। ये प्लूम्यूल किसको बनाएगा, शूट को। अब इस शूट के ऊपर लीफ, नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड, फ्लावर, फूल, ये सब में सोकर क्या बना लेंगे बेटा, शूट सिस्टम बना लेंगे। ये रूट जो है ये आगे डिवाइड होती जाएगी। भाई रूट को, अगर कोई बड़ा वाला प्लांट है, कोई हैवी प्लांट है, काफी सालों साल जीने वाला प्लांट है, ट्रीज है, मतलब क्या है बेटा, ट्रीज है, सालों साल जीने वाले, तो उनका यूं थोड़ी कि ये एक पतली सी रूट गई और इससे काम चल गया, नहीं ना। रूट को डिवाइड होना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा, मिट्टी को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका स्टेम क्या होगा, खड़ा हो पाएगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा नीचे। तो फिर वो ट्रीज कैसे हुए, फिर वो तो ऐसे नॉर्मली जो बेलें होती हैं कि एक इस तरह से पकड़ के उखाड़ा ग्रास की तरह और उखड़ गया, वो वाला काम हो जाएगा। फिर आपके जो इतने बड़े बड़े जो बरगद के पेड़, मैंगो के पेड़, ये सब आपको नजर आते हैं, वो नजर आएंगे क्या, नहीं नजर आएंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह की चीजें होती हैं किसमें बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो पता चल गया कि रेडिकल कहाँ से आया, प्लूम्यूल कहाँ से आया। रेडिकल आया सीड के जर्मिनेट होने से, नीचे वाला पार्ट जो है उसको रेडिकल बोल दिया। प्लूम्यूल सीड जर्मिनेट होने के बाद में ऊपर वाला जो पार्ट बनाता है उसको प्लूम्यूल बोल दिया। फिर उससे शूट का फॉर्मेशन, शूट से शूट सिस्टम बन जाएगा आपका। तो ये सब कुछ हमें क्या करना है बेटा, इस चैप्टर में हमें देखना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा, रूट की। किसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, रूट की, कि ये रूट कहाँ से आई, क्या है भाई रूट। देखो सबसे मेन, अभी मैंने बोला है कि लैंड के अंदर की तरफ, यानी कि क्या बेटा, जनरली अंडरग्राउंड पार्ट है। क्या है, जनरली अंडरग्राउंड पार्ट। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जनरली, हम लोग क्या है जनरली टर्म यूज करते हैं किसमें बेटा, साइंस को पढ़ते टाइम, बायो में। क्यों, क्योंकि ऑलवेज जैसे शब्द नहीं होते हैं बायो में, बहुत कम जगह होते हैं, एक्सेप्शन के बिना चलती है। तो ऑलवेज, फॉरएवर, ये शब्द आएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसलिए मैंने बोला जनरली अंडरग्राउंड पार्ट होती है। मैं मॉडिफिकेशन करके ऊपर निकली आई तो एरियल पार्ट बन गई, तो मैंने ये नहीं बोला कि ऑलवेज अंडरग्राउंड होती है, जनरली अंडरग्राउंड पार्ट होती है बेटा। नॉन ग्रीन पार्ट है, क्या बोला मैंने, नॉन ग्रीन पार्ट है। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, किसके बेटा, रूट के नेचर की मैं बात करूं, तो रूट कैसी होती है आपकी, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है। न्यूटन का लॉ, अरे तुम फिजिक्स भी पढ़ रहे हो ना, न्यूटन का लॉ याद आया, ऊपर से सेब गिरा उसके सिर पे, नीचे गिर गया, ठीक है ना। पेड़, एप्पल का जो पेड़ था उससे एप्पल का फ्रूट गिरा और नीचे की तरफ आ गया, तो उसने ही तो दिमाग लगाया था कि यार ग्रेविटी जैसी कोई चीज होती है। तो अब ये किसकी तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। आपकी जो लैंड है उसमें सॉइल में नीचे की तरफ ये क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है। यानी कि आपकी जो रूट है वह कैसी है बेटा, ग्रेविटी की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक।
इसको एक वर्ड में और मैं भी लिख सकती हूँ, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। कैसे ग्रोथ करती है बेटा ये? टुवर्ड्स ग्रेविटी। और टुवर्ड्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है हमारे साइंस में, वो होता है बेटा ऑर्थो। क्या होता है? ऑर्थो। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? ऑर्थो जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ऑर्थो जियोट्रॉपिक का मतलब भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। एक और क्या है, देखो नीचे की तरफ जा रही है, सन आपका ऊपर है, आपका सनलाइट ऊपर की तरफ आती है, लाइट ऊपर है, और जो आपकी रूट है वो इस तरह से डेवलप हो रही है नीचे की तरफ, अंदर सरफेस की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ ऐसे जिधर सनलाइट है उधर ग्रोथ कर रही, नहीं कर रही है ना उधर ग्रोथ। तो इसका मतलब ये कि नेगेटिवली लाइट के से दूर जा रही है। जो नेगेटिवली क्या है बेटा? फोटोट्रॉपिक है। क्या है आपकी रूट? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। इज दैट मीन अवे फ्रॉम सनलाइट। कहां? किससे बेटा? सनलाइट से दूर जा रही है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगी? अवे फ्रॉम सनलाइट। इधर अवे के इसके लिए अवे फ्रॉम सनलाइट, तो अवे के लिए एक टर्म यूज करते हैं बेटा हम, एपो। तो क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे? एपो फोटोट्रॉपिक। ओके, तो ये रूट की नॉर्मल बात। अब पहले पूरा रूट पढ़ेंगे बेटा, फिर पूरी हम स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर लीफ आएगा अपना, लीफ के बाद में फ्रूट्स और फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन फैमिली। इस तरह से ये चैप्टर जो है कंप्लीट होगा आपका। एनाटॉमी भी इजी है चैप्टर, चैप्टर सारे इजी हैं, बस प्रॉमिस ये करो कि तुम क्या करने वाले हो? रिवाइज करने वाले हो। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट देखते हैं बेटा। अब क्या देखते हैं? हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में। Mainly, there are 3 types of fruit in your NCERT book. 3 टाइप की एनसीईआरटी की बुक में रूट दी हुई है, हालांकि होते तो 2 ही मेन टाइप है। किसके बेटा? रूट के। एक होती है आपकी टेप रूट, एक होती है एडवेंटिशियस रूट। लेकिन यहाँ पर फाइब्रस रूट के बारे में बताया, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमारी क्या है? एनसीईआरटी हमारे लिए भगवान है, और उस भगवान की तुम्हें पूजा करनी है। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि तुम रोजाना उसमें 2 अगरबत्ती लगाओ, और अगरबत्ती ऐसी लगाओ कि उसको ही जला दो। पढ़ना है उसको, ठीक है ना? पढ़ाई करके उसकी पूजा करनी है, अगरबत्ती लगा के नहीं करनी पूजा। तो सबसे पहले बेटा डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में? टैप रूट के बारे में। कितने टाइप की फ्रूट? 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट दी हुई है किसमें? आपकी एनसीईआरटी में। फिर है फाइब्रस रूट, देन बेटा आपकी आती है एडवेंटिशियस रूट। क्या आती है? एडवेंटिशियस रूट। पहले समझा देती हूँ फिर लिखाती हूँ। सीड जर्मिनेट हुआ, रेडिकल बन गया, तो रेडिकल से जो रूट क्या होगी बेटा? डेवलप होगी, अराइज होगी। रेडिकल से जो रूट अराइज होगी उसको हम बोलेंगे टेप रूट। फिर इससे क्या होगा? रेडिकल से टैप रूट बनने के लिए रेडिकल से अराइज हुई बेटा रूट, और क्या बन गया? प्राइमरी रूट बन गया। फिर वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इस तरह से डिवाइड हो जाती है, तो टैप रूट उसको बोलेंगे। फाइबर रूट क्या होती है बेटा? फाइबर रूट में क्या होता है? टफ्ट ऑफ फाइबर, यानी कि धागे जैसे, जड़ों के धागे जैसे गुच्छे होते हैं, जो कहां से अराइज होते हैं बेटा? बेस ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम के बेस से अराइज होंगे, अभी हम देखेंगे, तो उसको हम फाइबर रूट बोलेंगे। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट वो रूट है जो किससे? रेडिकल को छोड़ के, रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी अदर पार्ट से अराइज होती है, तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट जो है, जैसे लीफ से आपकी कोई रूट अराइज हो गई तो फोलियर रूट, अब किसी नोड से हो गई तो स्टिल्ट रूट, ऊपर एरियल ब्रांचेस से हो गई तो प्रोप रूट। तो इस तरह की रूट क्या होती है बेटा? आपकी एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब टैप रूट और इन सब के बारे में बात करेंगे, और साथ में यहाँ पे देखो मैंने कुछ डायग्राम्स की इमेज भी ऐड की हुई है, तो ये भी आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, ये भी हम देखेंगे। तो टैप रूट के बारे में क्या बताया बेटा? टैप रूट के बारे में लिखते हैं सबसे पहले, अराइज फ्रॉम रेडिकल।
एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा तो टैप रूट का एग्जाम्पल है आपका जिम्नो में भी देखा था हमने, जिम्नोस्पर्म में भी हमने बात की थी किसके बारे में, टैप रूट के बारे में। और एंजियोस्पर्म में भी क्या होती है बेटा, टैप रूट होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म में किस में बेटा, एंजियोस्पर्म में जो डाइकोट वाले प्लांट होंगे ना एंजियोस्पर्म के, वहां पे क्या होगी, टैप रूट होगी। एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया था, मोनोकोट और डाइकोट क्लास। ठीक है, तो डाइकोट वाले में टैप रूट होगी, मोनोकोट वाले में फाइबर रूट होगी। फाइब्रस रूट क्या है बेटा, फाइब्रस रूट होता है आपका टफ्ट ऑफ फाइबर दैट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। एग्जाम्पल की बात की जाए तो किसमें बेटा, मोनोकोट, एंजियोस्पर्म्स में होती है, एंजियोस्पर्म्स के मोनोकोट प्लांट्स में होती है। मोनोकोट जैसे कि आपका गेहूं, वीट, मेज हो गया बेटा। ठीक है, इन सब में क्या होगी, फाइबर रूट होगी, वीट और मेज में। ग्रास भी है बेटा, इसमें ग्रास का भी ध्यान रखना। घास उखाड़ी, नीचे ऐसे तंतु जैसे, धागे जैसे, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर नजर आती है। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है बेटा, एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट जो कि क्या होगा, रेडिकल को छोड़ के किसी भी पार्ट से क्या होगी, अराइज होगी। तो विच अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट, लेकिन किससे, रेडिकल को छोड़ के किसी भी प्लांट पार्ट से अराइज होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। जैसे ये कोई प्लांट है, अब ये उसकी पत्ती है, अब इस पत्ती से ये रूट अराइज हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोलियर रूट। क्या बोलेंगे बेटा, फोलियर रूट। इस तरह की होती है क्या आपकी, एडवेंटिशियस रूट। अब आपके दिमाग में कचरा आ रहा होगा कि मैम आपने बोला टैप रूट जो रेडिकल से अराइज होती है, एडवेंटिशियस रूट जो किसी भी प्लांट के पार्ट से अराइज होगी लेकिन रेडिकल से अराइज नहीं होगी, तो फिर ये जो फाइबर रूट हम बता रहे हैं, फाइब्रस रूट जो है हमारी मैम, ये फाइब्रस रूट भी तो किससे अराइज हो रही है, बेस ऑफ स्टेम से अराइज हो रही है। तो इसको हम एडवेंटिशियस रूट क्यों नहीं मान रहे हैं, मैं यही बताना चाहती थी कि एनसीईआरटी ने ये वाला जो पोर्शन है ये बिना मतलब का दिया है, लेकिन हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा इसी तरीके से। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दो ही तरह की होती है, जबकि बेस ऑफ स्टेम से राइज हो रही है, यानी कि इसको भी तो हम एडवेंटिशियस रूट बोल सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी का मन है उसको तो फाइबर रूट ही बोलना है, तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं टैप रूट और फाइबर रूट में डिफरेंस क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उससे पहले यहाँ पे देख लो, देखो ये आपकी मेन रूट, अब इससे कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी किसमें, टैप रूट में, अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये टफ्ट ऑफ फाइबर, ये देखो किसकी तरह गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये फाइबर्स रूट है, यानी कि धागे के गुच्छे, जड़ें गुच्छों के रूप में होंगी। एडवेंटिशियस रूट किसी भी प्लांट पार्ट में अराइज हो जाएगी, लेकिन रेडिकल से अराइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा टैप रूट वर्सेस फाइबर्स रूट। क्या करेंगे, अब हम लड़ाई करवा रहे हैं यहाँ पे, दोनों रूट्स की क्या करना है बेटा, मेरे को लड़ाई करवानी है। बीच में दे देते हैं खतरे की घंटी, समझ गए मैम। अब देखो टैप रूट की अभी हमने डिस्कस किया था, कहां पे प्रेजेंट होगी, डाइकोट में, कहां से अराइज होगी, रेडिकल से। तो टैप रूट कहां होती है बेटा, डाइकोट में। डाइकोट में क्या होती है, रेडिकल से अराइज होती है, और क्या बनाती है मैम, ये बनाती है प्राइमरी रूट। ठीक है, फाइबर रूट कहाँ होती है बेटा, मोनोकोट में। अब यहाँ पे आएगा एक ट्विस्ट, तुम ट्विस्ट को मसाले की तरह समझना कि मोनोकोट में होती है फाइबर रूट, मोनोकोट में भी जो फाइबर रूट होती है वहां पे रेडिकल होता है। पहले तो क्या होता है बेटा, रेडिकल से अराइज होगी क्या, प्राइमरी रूट। लेकिन इसकी जो प्राइमरी रूट होती है, ये वाली प्राइमरी रूट तो अभी आगे जाके क्या करेगी बेटा, टैप रूट सिस्टम बना लेगी। क्या करेगी बेटा, टैप रूट सिस्टम बना लेगी। ये तो
टैप रूट सिस्टम बना लेगी। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसा होता है टैप रूट सिस्टम। लेकिन यहाँ मैं फाइबर रूट की जो मैं बात कर रही हूँ तो ये क्या होता है, मोनोकोट से भी, जब मोनोकोट का सीड भी क्या होगा बेटा, जर्मिनेट होगा तो वहाँ रेडिकल प्रेजेंट होगा, रेडिकल से वहाँ भी प्राइमरी रूट बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होती है वो क्या होती है बेटा, शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि डीजनरेटेड हो जाती है, डीजनरेटेड हो जाती है, खत्म, मामला खत्म। फिर जब ये डीजनरेटेड हो गई फिर क्या होगा बेटा, डीजनरेटेड होने के बाद में, किसके बाद में, डीजनरेटेड होने के बाद में बेस ऑफ स्टेम से क्या निकलेगा, टफ्ट ऑफ फाइबर, गुच्छा निकलेगा धागेदार जड़ों का, उसको हम फाइबर रूट बोलेंगे। तो ये भी एक तरह से एडवेंटिशियस रूट का ही टाइप होता है। तो शॉर्ट लिव्ड होती है, डीजनरेटेड हो जाती है, देयरफॉर कहां से अराइज होती है बेटा, बेस ऑफ स्टेम, कहां से अराइज होती है बेटा, बेस ऑफ स्टेम, यहां लिख देती हूँ, अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, टफ्ट ऑफ फाइबर। बेस ऑफ स्टेम से क्या निकलते हैं बेटा, इस तरह से गुच्छे निकलते हैं। ये क्या हो गई, आपकी फाइबर रूट हो गई। समझ में आ गया, फाइबर रूट की डिस्कशन थी। होती किसमें बेटा, एग्जाम्पल की बात करूं तो मोनोकोट में आप को ये एग्जाम्पल याद रखने, वीट, ग्रास, मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा को भी ध्यान रख लेना भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है लोगों को। मेज, इन सब में क्या होगी बेटा, आपकी फाइबर रूट होगी। टैप रूट की मैं बात कर रही हूँ, कहाँ प्रेजेंट होती है, डाइकोट में, रेडिकल से अराइज होगी, प्राइमरी रूट बनाएगी, प्राइमरी रूट आगे क्या करेगी बेटा, टैप रूट सिस्टम बनाएगी। क्या बनाएगी, टैप रूट सिस्टम बनाएगी। टैप रूट सिस्टम क्या होता है बेटा, मान लो ये आपकी सरफेस है, ठीक है, अब इस सरफेस पे से रेडिकल से ये अराइज हुई आपकी क्या बेटा, प्राइमरी रूट। क्या अराइज हुई है आपकी, प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट से आगे हम देखेंगे कि इस तरह से क्या होती है बेटा, लेटरल ब्रांचेस, इस तरह से लेटरल ब्रांचेस क्या होती है बेटा, अराइज होती है। और ये जो लेटरल ब्रांचेस होती है इनका ओरिजिन हम देखें तो ये होती है एंडोजीनस। तो फिर ये प्राइमरी रूट आगे क्या कर रही है, सेकेंडरी रूट बना रही है, सेकेंडरी रूट आगे फिर टर्सरी रूट बनाएगी। और इस तरह से इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। जो कहाँ पे होता है, अच्छे बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं ना, मजबूत पौधे, लंबे लंबे ट्रीज जो होते हैं, वहां पे टैप रूट सिस्टम होता है। क्योंकि अगर वो इस तरह से सेकेंडरी टर्सरी में फैल कर अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाएगी, मिट्टी को नहीं पकड़ेगी, तो आपका इतना बड़ा जो भारी भरकम सा बरगद का पेड़ है ना, जाने कितने किलो का होता है, वो ऐसे धड़ से नीचे आ जाएगा, इतना बड़ा हो ही नहीं पाएगा। तो क्या है बेटा, ये है मैम हमारी लेटरल ब्रांचेस, दिस इज योर लेटरल ब्रांचेस। और लेटरल ब्रांचेस में ध्यान रखना है, ये आपकी लेटरल ब्रांचेस हैं कि इनका ओरिजिन कैसा होता है बेटा, ओरिजिन होता है मैम एंडोजीनस। एंडोजीनस क्यों होता है, क्योंकि अभी हम एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ेंगे ना बेटा, सेकंड चैप्टर में रूट का स्ट्रक्चर डाइकोट और मोनोकोट का क्लियरली नजर आएगा। फिर उसमें बाहर एपिडर्मिस दिख रही है, फिर उसमें एपिडर्मिस से कहीं पे रूट हेयर निकल रहे हैं, कहीं से कम नंबर के रूट हेयर्स निकल रहे हैं, कहीं से रूट हेयर का नंबर ज्यादा है कहीं पे, फिर उसमें कॉर्टेक्स आ रहा है, कहीं पे हाइपोडर्मिस आ रहा है और पेरिसाइकिल की लेयर आ रही है। तो ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं इनका ओरिजिन कैसा होता है बेटा, इनका ओरिजिन होता है एंडोजीनस। क्यों होता है मैम, क्योंकि एंडोजीनस यानी कि ये पेरिसाइकिल से निकलती हैं बेटा। कहाँ से निकलते हैं, ये पेरिसाइकिल वाले पार्ट से निकलते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रख लो, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में देखने वाले हो। तो ये टैप रूट वर्सेस क्या हुआ बेटा, फाइबर रूट हुआ है। एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या होगा, बनियान ट्री, बरगद के पेड़ में क्या होती है तुम्हारी, टैप रूट होती है मैम, हमारी टैप रूट होती है। चलो अब टाइप्स ऑफ रूट देख लिया, अब क्या देखेंगे हम बेटा, रूट में कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। रीजन प्रेजेंट होते हैं यानी कि यूं नहीं है ये एक रूट निकल गई, अब फिर इसे लेटरल वो निकल गई ब्रांचेस, फिर कहीं पे हमारे रूट हेयर निकल गए। तो ये कहाँ से निकलते हैं, कौन सा वाला पार्ट रूट का किस प्रोटेक्ट करता है रूट को की लंबाई को बढ़ाने में, कौन सा लेंथ को इंक्रीज करता है, किस जगह पे मैच्योरेशन होता है, ये सारी बातें किस में होंगी बेटा, रीजन ऑफ रूट में होंगी। लेकिन रीजन और रूट के साथ साथ हमने रूट के फंक्शंस तो देखे ही नहीं। फंक्शन ऑफ रूट देखो पहले तो तुम यहीं पे देख लेते हैं, उधर रीजन पढ़ाएंगे। छोटा हो रहा है क्या भाई, इतना हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो
आ रहा है ना भाई, दिखाई तो दे रहा है। बाकी तुम्हें नोट्स जो है उसकी टेंशन नहीं लेना है। नोट्स जो है आपको कहाँ पे मिल जाएंगे बेटा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक दिया होता है हर वीडियो के नीचे। अब हम बात करते हैं बेटा फंक्शंस की। किसकी बेटा, फंक्शन की। फंक्शन हालांकि मैं बता चुकी हूँ, लिखवा रही हूँ बस। फंक्शन तो मैंने बहुत अच्छे से बताए तुम्हें। फंक्शन ऑफ रूट। पहला फंक्शन, रूट का मेन काम होता है मैम रूट का मेन काम होता है कि रूट जो है एब्जॉर्प्शन करती है। क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, कहाँ से, सोइल से। प्लांट को एनकरेज करना, सपोर्ट करना, ठीक है ना, खड़ा रखना, मजबूती देना। एक और काम होता है रूट का, कहीं कहीं पे काफी सारी रूट्स में बेटा स्टोरेज होता है किसका, फूड का। तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। बेटा जो भी पढ़ाया जाता है ना क्लास में लर्न करना है, बाद में तो ये होना चाहिए एक बार तुम रीडिंग मारो और सारा दिमाग में आ गया मैम। और साथ में आपकी रूट जो है वो सिंथेसाइज करती है बेटा, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, किसमें, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो समझ में आ रहा है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक चैप्टर को छोड़ दो, भूल जाओ, ना पढ़ो और तुम बाकी चैप्टर पे आ जाओ। फिर वहां पे वो बीच बीच में जो चीजें आती है ना, वो क्या करती हैं, दिमाग को बहुत कंफ्यूज करती है। फिर हम सोचते हैं ये कहाँ पढ़ा था, मैम तो बोल रही है चैप्टर नंबर 13 में ऐसा होगा। चैप्टर नंबर 13 तो मैम हमने पढ़ा ही नहीं, होगा कैसे, हमें क्या पता। तो ये हो गए तुम्हारे फंक्शंस ऑफ रूट। अब बात करते हैं बेटा किसकी, रीजन ऑफ रूट की। किसकी बात करते हैं बेटा, रीजन ऑफ रूट की। देखो 4 तरह के रीजन होते हैं आपकी किसमें, रूट के स्ट्रक्चर में। सबसे पहला रूट के पढ़ने वाले हम। दूसरे नंबर पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम। नंबर 3 पे रीजन ऑफ इलोंगेशन बेटा, और नंबर 4 पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन पढ़ेंगे। ये तो हो गई बात कि हम पढ़ेंगे क्या। अब अगर मुझे बात करना हो किसकी, यहाँ पे रीजन ऑफ रूट में 2 चीजें चलेंगी बहुत ज्यादा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। क्या चलेगी बेटा, प्रॉक्सिमल वाली बात और डिस्टल वाली बात चलेगी। जैसे कि अभी मैं बात करूं, आवाज तो आ रही ना, हाँ माइक पे हाथ लग गया। जैसे कि मैं बात करूं, ये मेरा शोल्डर है, क्या है बेटा, ये मेरा शोल्डर है। अब इस शोल्डर के से यहां से लेकर यहां तक, इस शोल्डर के कंपेयर में, इस शोल्डर के रेफरेंस में, सॉरी, कौन सी चीज प्रॉक्सिमल है, कौन सी चीज क्या है बेटा, डिस्टल है। तो ये कोहनी जो है, मेरी एल्बो जो है, तो शोल्डर के रेफरेंस में ये एल्बो मेरी प्रॉक्सिमल है, यानी कि पास में। प्रॉक्सिमल का मतलब पास में। और ये जो मेरी हथेलियां, ये फिंगर्स जो है, ये फिंगर्स क्या है बेटा, मेरी दूर है। किसके रेफरेंस में, शोल्डर। शोल्डर से दूर है ये, तो ये डिस्टल पार्ट हो गया। शोल्डर के पास में मेरी एल्बो है, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रॉक्सिमल पार्ट। वैसे ही यहाँ पे होता है किसमें बेटा, रूट में होता है। रूट में क्या होगा, मैं तुम्हें इधर लेके आती हूँ इस चीज को, अभी बता रही हूँ, सारे को फिक्स करेंगे। रूट में ये देखो, यहाँ पे रूट में क्या हो रहा है बेटा, ये सरफेस है अपनी, क्या है बेटा, ये सरफेस वाला पार्ट, ये सरफेस है, इमेजिन करो ये सरफेस है मैम। अब इस सरफेस के ऊपर तो तुम्हारा शूट सिस्टम डेवलप होगा, नीचे की तरफ ये रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब इस रूट सिस्टम में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, सबसे लास्ट में क्या है, रूट कैप। तो ये जो सरफेस के रेफरेंस में देखना है, सरफेस से नीचे की तरफ रूट डेवलप हो रही है, तो सरफेस में जो जहां से रूट स्टार्ट हो रही है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट तो क्या होएगा अपना, प्रॉक्सिमल होगा, और ये इधर वाला पार्ट क्या होगा, रूट के रेफरेंस में डिस्टल होगा। प्रॉक्सिमल डिस्टल ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इन चारों के चारों जो रीजंस हैं वो स्टेटमेंट में कंफ्यूज करता है। पूछ ले रीजन ऑफ मैच्योरेशन का प्रॉक्सिमल क्या है पार्ट, तो ये पास में। रीजन ऑफ इलोंगेशन इसके रेफरेंस में देखा जाए तो यही पास में, तो इसी को बोलोगे। रूट कैप तो डिस्टल पार्ट हो गया ना, किसके लिए, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के लिए। अगर रूट कैप की मैं बात करूं कि रूट कैप के पास में कौन सा पार्ट है, तो राम वाला, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट उसके पास में। तो इस तरह से प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है, कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा इस इमेज को माइंड में रखना है कि
अगर मैं ऊपर से लैंड की तरफ से देखूं तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन सबसे ऊपर आ रहा था, फिर एलोंगेशन वाला आ रहा है, फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम आ रहा है और सबसे लास्ट में रूट केप आ रहा है। हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा होगा कि सबसे पहले हम रूट केप पढ़ेंगे, फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ेंगे, फिर रीजन ऑफ एलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आता है कंफ्यूजन, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी सारी चीज़ों को, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्या करना है बेटा, अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अब इसको रख देते हैं हम उधर ले जाके, कहाँ ले जाके बेटा, इधर ले जाके। दोबारा ही नंबरिंग करवाएगा भैया ये तो। ठीक है, आ गया, काम हो गया। देखो तो ये क्या है बेटा, ये वाला पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल है रूट का, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, डिस्टल है। अब वो किसके रेफरेंस में क्या पूछ रहा है उस टाइम पे दिमाग ढंग से खोल के रखना है। ऐसा नहीं कि हम जैसे पढ़ रहे हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल वो उसी तरह से पूछे कि मैं पूछूं रीजन ऑफ मैच्योरेशन का प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, डिस्टल कौन सा है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ऐसे पूछ सकता है। अब वो पता नहीं ना रीजन ऑफ इलोंगेशन के बारे में पूछ रहा है किसके बारे में पूछा है, तो दिमाग लगाना वहां पे। तो रीजन ऑफ रूट में क्या बेटा, रीजन ऑफ रूट में सबसे पहले कौन सा रीजन हम डिस्कस करेंगे मैम, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। किसको डिस्कस करेंगे, सॉरी रूट कैप को डिस्कस करेंगे। ऐसे करें वन रूट कैप, रूट कैप को बेटा कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा क्यों बोलते हैं उसका रीजन भी तुम्हें दे देती हूँ। कैलिप्ट्रा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है बेटा अराइज होता है बेटा कैलिप्ट्रोजन से, अराइज फ्रॉम कैलिप्ट्रोजन। और ये जो कैलिप्ट्रोजन है बेटा वो क्या है, एक तरह का डर्मेटोजन है। डर्मेटोजन है, डर्मा स्किन की बात हो रही है, यानी कि आउटर लेयर की। तो डर्मेटोजन है, और डर्मेटोजन क्या होता है बेटा, एक तरह का मेरिस्टेमेटिक सेल है जिसका क्या काम होता है, एपिडर्मिस को बनाने का। रूट की जो एपिडर्मिस होगी उसको कौन बनाएगा, डर्मेटोजन टिश्यू। टिश्यूज भी आएंगे, टेंशन मत लो, नेक्स्ट चैप्टर में सब कुछ आएगा तुम्हारे। डर्मेटोजन टिश्यूज क्या बनाते हैं बेटा, एपिडर्मिस बनाते हैं। और वही डर्मेटोजन किसको बनाएंगे, यहाँ पे रूट कैप को बनाने का भी काम करेंगे। यानी कि कैलिप्ट्रा नाम इसलिए क्योंकि ये किससे अराइज होता है, कैलिप्ट्रोजन से। पहली बात तो ये। दूसरी बात, रूट कैप क्या है बेटा, देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम है ये वाली जगह, इसके बाहर की तरफ ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ये पेन है मेरा, अब इस पेन पे मैं कैप लगा दूं, यानी इसकी कैप लगा दूं, तो वो क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, इसकी निडिल को। अगर ऐसे खुला पड़ा रहेगा तो इंक लीक हो सकती है, गिरने के बाद में पेन खराब हो सकता है। लेकिन अगर किसी की कैप लगी हुई है पेन में और मैंने उसको गिराया तो उसके चांसेस बहुत कम है क्या होने के बेटा, खराब होने के। तो रूट कैप क्या है बेटा, पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई एक कवरिंग होती है जो किसके अराउंड होती है बेटा, रूट एपिकल मेरिस्टेम के अराउंड होती है। ठीक है, कवरिंग ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल अराउंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। RAM लिख दिया है शॉर्ट में। रूट एपिकल मेरिस्टेम के चारों तरफ की एक कवरिंग होती है, क्या, रूट कैप होती है। दूसरी चीज बेटा रूट कैप के बारे में, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, रूट कैप में गोल्जी बॉडी का नंबर बहुत ज्यादा होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करेगी, गोल्जी बॉडी एक म्यूसिलेज जैसा क्या करती है, म्यूसिलेज जैसा मटेरियल सिक्रेट करती है जो एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करता है। कैसे काम करता है बेटा, एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करता है। मैम क्यों करता है, ल्यूब्रिकेंट की क्या नीड है यहाँ पे, अभी बता रही हूँ मैं। क्योंकि अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो गोल्जी बॉडी नहीं होने से क्या होगा, म्यूसिलेज जैसा पदार्थ सिक्रेट नहीं होगा, यानी कि लुब्रिकेंट का काम नहीं करेगा। अरे भाई तुम्हारी रूट को मिट्टी के अंदर क्या करना है, डेवलप करना है, डेवलप होना है, बड़ी होना है, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, आगे की तरफ वो अंदर की तरफ घुसती चली जाएगी। तुमने देखा होगा जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, बरगद 100 150 साल के जो बरगद होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है न जाने कितने किलोमीटर्स तक फैली हुई रहती हैं। अब क्या मिट्टी में सिर्फ मिट्टी है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी प्यारी प्यारी सी तो मिट्टी होगी नहीं, कहीं पे पत्थर भी आएंगे, कंकड़ भी आएंगे, हार्ड भी होती है। ऊपर ऊपर की मिट्टी सॉफ्ट होती है, नीचे नीचे खोदते हैं ना तो पता चलता है कितनी हार्ड मिट्टी निकल रही है। तो इतनी हार्ड मिट्टी में आपकी रूट क्या कर रही है बेटा, उसको ग्रोथ करना है, उसकी लेंथ बढ़ानी है उसको, तो उसकी टिप पर रूट कैप प्रेजेंट है। यानी कि ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। किसको,
आपकी रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी रूट कैप। अब ल्यूब्रिकेंट जैसा अगर सिक्रेट हो रहा है, चिपचिपा सा, चिकना सा, तो ल्यूब्रिकेंट का तुम्हें पता है फ्रिक्शन कम करवाती, इजी करवा देती है काम को, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगी, ल्यूब्रिकेंट जैसी चिपचिपी चिकनी जैसी चीज इजीली क्या करेगी बेटा, पास हो पाएगी, ठीक है ना, निकल पाएगी रूट आपकी सॉइल के अंदर। तो क्या होती है बेटा, गोल्जी बॉडी होती है जो म्यूसिलाइज जैसा यानी पदार्थ सिक्रेट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ये रूट कैप होती है, उसमें क्या होते हैं बेटा, सेंसर्स होते हैं। किसके लिए सेंसर होते हैं, सेंसर एक्टिवेट होते हैं क्योंकि हमेशा आपकी रूट जो है ग्रेविटी की तरफ ही क्या कर रही है बेटा, ग्रोथ कर रही है। ऐसा नहीं कि वो ऊपर ऊपर कि नहीं मेरा तो मन नहीं है आज अंदर जाने का, अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है और क्या बोलते हैं मेरे तो बस की नहीं मेहनत करने की, मैं तो थक गई हूँ, या तो पत्थर है मोजा, चलो ऊपर करते हैं, थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट देख के आते हैं, घूम के आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंसर होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, डिटेक्ट करते हैं किसको, ग्रेविटी को, ग्रेविटी को डिटेक्ट करने वाले सेंसर होते हैं। साथ में ये क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है रूट एपिकल मेरिस्टेम को। एंड दिस इज योर टर्मिनल एंड, क्या होता है बेटा, इसको टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट क्या है बेटा, रूट कैप है, किसी और को मत लिख देना। टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट आपका क्या है बेटा, रूट कैप होता है। और ये रूट कैप एक जगह पे एब्सेंट होती है, किस जगह पे, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, वाटर एक्वेटिक प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, वहां पे रूट कैप क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। तो ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में क्या होती है बेटा, एब्सेंट। ये बात हो गई है रूट कैप की। अभी सिर्फ हमने रूट कैप डिस्कस किया है। किसको डिस्कस किया है, रूट कैप को। दिखाई दे रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, कुछ नहीं कट रहा है भाई, कोई इशू नहीं। अभी मैं हट जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, टेंशन मत लो, तुम आराम से फिर क्या करना, अपना लिखने का काम करना। रूट कैप के ऊपर क्या है बेटा, रीजन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम में हम बात करेंगे। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम में हम आ गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमेशा डिवीजन का काम करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जहां भी होंगे वहां क्या होंगी बेटा, सेल डिवाइड करने का काम करेगी। डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेल रेगुलर वे में डिवाइड कर रही है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा। पतली सी थिन वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होंगी सेल्स के पास, क्योंकि उसको तो डिवाइड करना है, परमानेंट थोड़ी ना बसना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, एक तो यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, ये चीज याद रखना है, रेगुलर सेल डिवीजन होगा यहाँ पे। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और क्या बताया मैंने अभी, डेंस प्रोटोप्लाज्म, सेल डिवीजन। एक और बात बताइए भाई, थिन वॉल्ड, भूल जाते हो एक तो तुम। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, रूट कैप से थोड़ा सा पास में, रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप, फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। रीजन ऑफ क्या बेटा, एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन की हमने कर ली है बात। ये नंबर 2, इसको इधर शिफ्ट कर। अब है बेटा नंबर 3 की बात। किसकी बात है, नंबर 3 की बात है। नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 वाला रीजन ये रहा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या, काफी सारी चीजें बायो में ऐसी होती हैं जो क्या करती है बेटा, आप अगर नाम को समझ गए, उसकी प्रोनाउंसिएशन को समझ गए, टर्मिनोलॉजी को समझ गए, तो वहां से क्या होती है, आपकी काफी सारी हेल्प हो जाती है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेट करने का, यानी कि लंबाई बढ़ाने का काम करेगी। क्या करेगी, सेल की लेंथ बढ़ाएगी, जिसकी वजह से रूट का लेंथ बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इलोंगेशन होने का काम होगा। क्या होगा बेटा, इलोंगेशन का काम होगा। तो डिवीजन वाला सारा काम मेरिस्टेम में हो गया। अब डिवीजन होता जा रहा है, रेगुलर सेल्स का डिवीजन हो रहा है, तो सेल्स बढ़ रही है ना। अब सेल्स बढ़ रही है तो कोई ना कोई रीजन तो ऐसा होगा जो क्या करेगा, लंबाई को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या करेगा, आपकी रूट की लेंथ को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, रूट लेंथ को इंक्रीज करेगा।
क्या होता, अरे रे 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 रे, मैंने सेल साइज इंक्रीज होगी बेटा, रूट लेंथ इंक्रीज करेगा, और अगर मैं रीजन ऑफ इलोंगेशन में देखूं तो तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, देखो उधर प्रोक्सिमल और डिस्टल, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन किसके प्रोक्सिमल होगा बेटा, कौन सा पार्ट पास में होगा, ये देखो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के पास में है क्या आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम के प्रोक्सिमल पार्ट में क्या होगा बेटा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, प्रोक्सिमल टू, क्या बोल रही हूँ बेटा मैं, प्रोक्सिमल टू रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसके लिए ये प्रोक्सिमल है, ठीक है ना, और इसके लिए ये प्रोक्सिमल होगा, समझ में आ गया बात, ठीक है मैम, इसके लिए ये प्रोक्सिमल है तो इसकी बात होगी तो ये इसके लिए पास में होगा। क्या बताया मैंने कि रूट एपिकल मेरिस्टेम का प्रोक्सिमल है रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन का प्रोक्सिमल आएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो कि क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट है बेटा। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन, सॉरी मैच्योरेशन है ना बेटा, इलोंगेशन तो पढ़ चुके हैं हम। मैच्योरेशन है, यानी कि मैच्योर होंगी अब सेल्स, डिवाइड हो गई, लंबाई जितनी बढ़ानी थी उतनी बढ़ा ली, अब क्या होगी, मैच्योर लेवल पे आ जाएगी, मैच्योरेशन होगा, यानी कि सेल डिफरेंशिएट होगी। भाई नीचे वाले रीजन का काम है डिवाइड करना, तो क्या बाकी सेल्स जो बढ़ रही है वो हमेशा ऐसे ही पड़ी रहेंगी क्या, जो उसने डिवाइड कर करके बढ़ाई है सेल्स, वो क्या होंगे, अब मैच्योरेशन पे जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी सेल्स की लेंथ तो बड़ी, सॉरी रूट की जो लेंथ थी वो तो बढ़ी चुकी है, अब उसको मोटाई वोटाई भी तो बढ़ानी है, मैच्योरेशन पे जाना है भाई, रोकना है, स्टेबिलिटी देनी है। तो ये क्या होता है बेटा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन अगर मैं बात करूं तो पहले तो ये प्रोक्सिमल किसके होता है, ये प्रोक्सिमल होता है बेटा इलोंगेशन के, प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी बेटा, सेल डिफरेंशिएट करेंगी, सेल डिफरेंशिएट, जो क्या है इसका, किसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, पेरेन्काइमा में बदल गई, किसी और सेल्स में बदल गई, यानी कि डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है। तो सेल डिफरेंशिएट होंगी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पर होती है बेटा, यहाँ पर रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं ऊपर डायग्राम में, देखो ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन से आपके रूट हेयर निकल रहे हैं। अब रूट हेयर की ओरिजिन अगर कोई पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, ओरिजिन पूछ ले, तो रूट हेयर का ओरिजिन होता है बेटा एक्सोजिनस। क्या होता है रूट हेयर का ओरिजिन, एक्सोजिनस होता है। और रूट हेयर क्या होंगे बेटा, ऑलवेज, यहाँ पे मुझे ऑलवेज बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेल्युलर होते हैं आपके। रूट हेयर एक्सोजिनस ओरिजिन होता है बेटा लेटरल ब्रांच का, किसका, लेटरल ब्रांच का ओरिजिन होता है एंडोजिनस। दो टर्म्स आई है एक्सोजिनस और एंडोजिनस, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, स्टेटमेंट आ गया ना तो उड़ गया तुम्हारा दिमाग, फिर ये होता है। सो हमने इसके साथ में रूट के जितने भी रीजंस होते हैं, रूट केप के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, इलोंगेशन और मैच्योरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। इस तरह से चार पार्ट में क्या होती है बेटा, आपकी रूट डिवाइड होती है, टाइप अलग है, चार पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी कि रीजन ऑफ रूट होते हैं बेटा, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। अब हम देखेंगे क्या, फंक्शन भी देख लिया हमने, टाइप भी देख लिया रूट की। अब हम देखेंगे कि रूट जो टैप रूट होती है और एडवेंटिशियस रूट होती है, वो क्या करेंगी बेटा, मॉडिफिकेशन करेंगी, उनका जो मेन फंक्शन है उसके अलावा भी वो और काम करेंगी। तो हम अब देखेंगे बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन में पहले टैप रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर एडवेंटिशियस रूट के, ठीक है। आ जाओ, ये देखो
क्या पढ़ेंगे बेटा हम? अब पढ़ेंगे अपन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा किसके बारे में? टैप रूट के बारे में। किसके बारे में? टैप रूट के बारे में। कि टैप रूट कैसे मॉडिफाइड होती है, क्या करती है मॉडिफिकेशन करके, एब्जॉर्प्शन के अलावा इसने क्या क्या काम शुरू कर दिया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। टैप रूट का दो तरह का मॉडिफिकेशन होता है बेटा टैप रूट का। एक तो होता है फूड स्टोरेज के लिए। क्या होता है? एक कि आपकी टैप रूट फूड का स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाइड होती है, पहली बात तो। दूसरी बात ये क्या होती है बेटा? गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। गैसेस एक्सचेंज करने के लिए भी क्या होता है? इसका मॉडिफिकेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज के लिए भी होता है, ठीक है, फॉर गैसेस एक्सचेंज और फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है। अब फूड स्टोरेज हो रही है, यानी कि आप ऐसी कौन सी जड़ खा रहे हो जो खाने में तो तुम्हें लग रहा है कि ये फ्रूट जैसा है, लेकिन तुम खा असल में उसकी रूट को रहे हो। क्या खा रहे हो बेटा? रूट को खा रहे हो। तो फूड का स्टोरेज बेटा, फूड का स्टोरेज जब भी किसमें होगा? रूट में। रूट में भी कौन सी? टैप रूट में फूड का स्टोरेज बेटा चार तरह से होता है। क्या होता है बेटा? चार टाइप का होता है। चार प्लांट्स में देखने को मिलेगा। और सामने तुम समझदार तो हो ही, क्या है? डायग्राम भी नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं बेटा? डायग्राम भी नजर आ रहे हैं। तो रेडिश, कैरट, और क्या है बेटा? टर्निप और बीटरूट। मूली, गाजर, शलजम और क्या तुम चुकंदर जो खाते हो वो क्या है बेटा? टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। फूड को स्टोर करने के लिए वहां पे फूड का स्टोरेज हुआ, यानी कि तुम टैप रूट को खा रहे हो। वहां पे क्या खा रहे हो? टैप रूट को खा रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टैप रूट गैस के एक्सचेंज करने के लिए भी क्या करती है? मॉडिफाइड होती है। क्या होती है बेटा? मॉडिफाइड होती है। और ऐसा किन प्लांट्स में होता है? राइजोफोरा प्लांट्स में होता है। किस में होता है बेटा? राइजोफोरा प्लांट्स में होता है। राइजोफोरा प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं? मैंग्रोव प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? मार्शी, दलदल वाले एरिया होते हैं ना, स्वैम्पी एरिया, दलदल वाली जगह पे जो होती है वहां पे क्या होता है? वो जो पानी होता है ना, वो नमकीन नमकीन सा पानी होता है, ठीक है ना। दलदल यानी कि तुम्हें पता ना, एक बार दलदल में कोई घुस गया वो वापस से निकल के नहीं आता। अगर किसी दलदल में तुम एक बार घुस गए तो तुम उस दलदल से बाहर नहीं आ सकते। ये एक डायलॉग है मूवी का, ठीक है। तो अगर वो दलदल तुम्हारे लिए भी है, तुम पढ़ाई वाली दलदल में अच्छे से घुस गए तो तुम यहां से तो बाहर निकल जाते हो, न जाने कौन सा क्या बोलते हैं उसको, धर्मेश कपूर तुम्हें बचाने के लिए आ जाता है, वहां से धर्मेंद्र आ जाता है, क्या क्या हो जाता है। लेकिन तुम अगर एक बार मोबाइल वाले, सोशल मीडिया वाले, बाहर के डिस्ट्रैक्शन वाले दलदल में घुस जाते हो तो क्या होता है? वहां से तुम वापस निकल के नहीं आ सकते। फिर कोई भी आ जाए वहां से, मम्मी आ जाए, पापा आ जाए, तुम्हारा दोस्त आ जाए, गली मोहल्ले का कोई आ जाए, तुम्हें उस दलदल से कोई निकाल के नहीं ला सकते। वहां कोई हेल्प करने नहीं आता। तो ये जो राइजोफोरा प्लांट्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? उसकी बात कर रहे हैं हम। स्वैम्पी या मार्शी एरिया में। स्वैम्पी और मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं बेटा ये। अब वहां पे क्या होता है? तुम्हें पता है दलदल होता है, पानी जैसा बहुत गीली गीली सी पानी जैसी मिट्टी होती है, ठीक है। तो वो जो दलदल वाला एरिया होता है ना बेटा, मार्शी एरिया, वहां पे मिट्टी के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। वहां पे ऑक्सीजन की होती है कमी। तो वहां पे जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, अब ये क्या है? इसकी जड़ें, यानी कि राइजोफोरा प्लांट है, अब इसकी रूट है ये, ठीक है, प्राइमरी रूट है। अब इससे क्या निकलेगी बेटा? ये लेटरल रूट। इस जगह से ये लेटरल रूट निकली, ज्यादा ही निकल गई है तो चलो, ये इस तरह से लेटरल रूट निकली। अब ये लेटरल रूट क्या करती है बेटा? बाहर की तरफ आ जाती है। क्या करती है? ये इस तरह से बाहर की तरफ आ जाती है, यानी कि जमीन से बाहर की तरफ आ जाएगी मिट्टी में। तो क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है तो उसको समझ में आ रहा है मैं मर जाऊंगा अगर मेरे को इतनी अनफेवरेबल कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं मिली। ये बाहर की तरफ निकलती प्राइमरी रूट से। लेटरल रूट जो निकलती बेटा वो सरफेस के ऊपर की तरफ आ जाती है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसमें है ना कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस जड़ के अंदर। राइजोफोरा की रूट है, यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को बोलते हैं बेटा हम क्या? न्यूमेटोपोर्स। क्या बोलते हैं इनको? न्यूमेटोपोर्स।
न्यूमेटोफोर बोलते हैं बेटा इसको। और इस रूट को हम न्यूमेटोफोर रूट बोलते हैं, जो किस में प्रेजेंट होती है, राइजोफोरा प्लांट में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये कहाँ पे, मार्शी या स्वैम्पी एरियाज में प्रेजेंट होने वाले मैंग्रोव प्लांट होते हैं। क्योंकि आपकी सॉइल में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो वो क्या कर रही है बेटा, रूट जो है ब्रीदिंग के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए क्या हो रही है, सरफेस के ऊपर आ गई, तो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। समझ गए? क्योंकि ब्रीदिंग थोड़ी काम होता है रूट का, भाई एब्जॉर्प्शन का काम होता है, तो यहाँ पे उसका चेंज हो गया ना बेटा फंक्शन, इसलिए ये मॉडिफिकेशन हो गया किसका, टैप रूट का। देखो इधर, ये आपका क्या है, टर्निप नजर आ रहा है, ये तुम्हारी गाजर है, ये यहाँ पे गलती से आ गया है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये देखो, ये दलदल वाला एरिया है, ये दलदल वाले एरिया में क्या हो रहा है, ये मैंग्रोव प्लांट उगे हुए दिखाई दे रहे हरे हरे, ये मैंग्रोव प्लांट उगे हुए हैं किसमें, आपके दलदल वाले एरिया में। ढंग से दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, दलदल वाले एरिया में मैंग्रोव प्लांट उगे हुए हैं। देखो बेटा, ये सब की क्या हो रही है, बाहर की तरफ जड़ें निकली हुई है, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं उनको न्यूमेटोपोर्स बोलते हैं, और नॉर्मल रूट भी होती है। और ऐसा किसमें होता है, मैंग्रोव प्लांट्स में होता है। सारी डिटेल्स दी हुई है मैम, और बिना डिटेल के आ ही नहीं सकती मैम, बिना डिटेल के। मैं तुम्हारे लिए ये इमेजेस इसलिए लेके आती हूँ कि बिल्कुल क्लियर तुम्हें नजर आ जाए, ठीक है। टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा है बेटा अभी आपने। अब हम पढ़ते हैं किसका, एडवेंटिशियस रूट भी तो है भाई, उसका भी मॉडिफिकेशन होगा। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। एडवेंटिशियस रूट में काफी सारे मॉडिफिकेशन आएंगे बेटा, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स याद रखने। सबसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन किसका बेटा, एडवेंटिशियस रूट का सबसे पहला मॉडिफिकेशन शुरू करते हैं। किसके लिए, ये भी किसके लिए, फूड का स्टोरेज के लिए। फूड स्टोरेज के लिए क्या करती है, मॉडिफाइड होती है, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होती है। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है आ गया। फूड का क्या होता है बेटा, स्टोरेज होता है एडवेंटिशियस रूट में भी। अब एडवेंटिशियस रूट का टाइप कौन सा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एडवेंटिशियस रूट का टाइप होता है जिसमें फूड का स्टोरेज होता है, वो होता है बेटा स्वीट पोटैटो। शकरकंदी खाइए, अभी पिछली इसमें स्लाइड में ये शकरकंद दिखाई दे रहा था तुम्हें, ये वाला मैंने बोला था गलती से आ गया ये यहाँ पे। ये क्या है बेटा, फूड का स्टोरेज है किसमें, यहाँ पे ही डाल देती हूँ मैं। ये जो है आपका है स्वीट पोटैटो, क्या है, स्वीट पोटैटो है। और ये किसका मॉडिफिकेशन है बेटा, एडवेंटिशियस का। यहाँ पे देखो, तो एडवेंटिशियस रूट में फूड का क्या हो रहा है बेटा, स्टोरेज हो रहा है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, अरे यार बोर्ड बड़ा हैंग कर रहा है। एग्जाम्पल है बेटा इसका स्वीट पोटैटो, फूड का स्टोरेज कर सकती है एडवेंटिशियस रूट। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं, यहाँ पे होती है बेटा एक तरह की स्टिल्ट रूट। क्या होती है, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल बता देती हूँ पहले मैं आपको। स्टिल्ट रूट के एग्जाम्पल है बेटा आपके जैसे शुगर केन में, किसमें बेटा, शुगर केन में हो गया, मेज में हो गया, यानी कि मोनोकोट में। पीछे वाला ठीक से चलता क्यों नहीं, इसकी थिकनेस शुगर केन और मेज क्या है आपका, मोनोकोट प्लांट है ना भाई, भूल जाते हो क्या तुम। हाँ अब देखो इधर स्टिल्ट रूट कैसे होती है बेटा, ये इस तरह से किसके, सरफेस के ऊपर तुम्हारा क्या होता है बेटा, इस तरह से गन्ना खड़ा रहता है। गन्ना तो खाया ही होगा तुमने, ठीक है। अब ये गन्ना खड़ा रहता है, तुम्हें पता है गन्ना अलग अलग छोटे छोटे नोड्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। दो नोड के बीच का स्पेस, इंटरनोड, ये सब हम बाद में बात कर रहे हैं। फिलहाल ये देखो कि नोड्स बनी होती है गन्ने में। अब गन्ना लंबा कितना होता है, आपके गन्ने के पौधे की बात करें या फिर मक्के के पौधे की बात करें, वो कितना लंबा होता है बेटा, इतना लंबा होता है। अब लंबा है, नीचे से जड़ें निकली हुई हैं, यहाँ पे निकली हुई कौन सी जड़ें होती है, मेनली फाइब्रस रूट निकली हुई होती है।
तो क्या वो उसको सपोर्ट दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि हवा आएगी तेज तेज, जितनी ज्यादा लंबाई होगी, साइड में कोई सपोर्ट नहीं है, तेज हवा चल रही है, तो वो क्या करेगा, या तो इधर गिरेगा या फिर इधर गिरेगा, नीचे गिर जाएगा। अब वो गिर जाएगा तो वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। तो आपको पता होगा ना, बचपन में तुम लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाई होगी तुमने, तो डायरेक्टली तुम टू व्हीलर वाली साइकिल से तो सीखे नहीं होंगे। उस जो तुम्हारी साइकिल में दो पहिए होते हैं, उसके साथ में एडवांस दो पहिए लगवाने होते हैं बच्चों के लिए। फिर वो जब दो एडवांस पहिए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट देने का काम करते हैं, वो गिरने नहीं देते। तुम चलाओ मत चलाओ, कितना स्पीड से भगाओ, तुम्हारी गिरने भी वाली हो साइकिल तो वो सपोर्ट कर लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं। फिर धीरे धीरे तुम उन दोनों पहियों को हटाने के बाद में खुद से दो पहियों वाली साइकिल पे चलने लग जाते हो। यानी पहले बच्चों वाली जो साइकिल होती है उसमें कितने, फिर 4 पहिए प्रेजेंट होते हैं। वैसा ही यहाँ पे क्या होता है बेटा, कहाँ से, जो स्टेम होता है उसकी लोअर नोड से, स्टेम की लोअर नोड से क्या होगी बेटा, स्टेम की लोअर नोड से इस तरह से क्या कुछ रूट्स अराइज होंगी, स्टेम की लोअर नोड से कुछ रूट राइज होंगी, और किस पे बेटा, जो आपकी लैंड है ना उससे टच हो जाएंगी। तो अब ये इधर से भी इसको मजबूती दे रहा है, अंदर से तो इसके पास में फाइबर रूट है ही सही, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब ये क्या करेगा बेटा, गिरेगा नहीं। तो इस टाइप की रूट को बोलते हैं स्टिल्ट रूट, जो कहाँ से अराइज हो रही है बेटा, लोअर नोड ऑफ स्टेम से। कहाँ से अराइज हो रही है, ये लिखना है यहाँ पे, अराइज फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम। arise from lower node of stem। किसमें होता है बेटा, शुगर केन और मेज में। तुमने गन्ने खाए होंगे, नीचे की तरफ ऐसे पतली पतली सी जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसमें से जड़ें दिखाई देती है। थर्ड नंबर पे बेटा जो रूट है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम प्रोप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप रूट, या फिर इसको पिलर रूट भी बोल सकते हो। ये किसमें होती है मैम, बस मैम बता ही रही है तुम्हें किसमें होती है। इस तरह से पेड़ तो तुमने देखा ही होगा, थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेशन कर देती हूँ इस पेड़ का मैं। तुम समझ गए होंगे कि मैम ने कौन सा पेड़ बनाया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा बनियान ट्री में, किसके अंदर, बनियान ट्री के अंदर। पहले तो मैं एग्जाम्पल की बात कर लेती हूँ। बनियान ट्री के अंदर टैप रूट होती है, ये तो तुम्हें पता है, पर वो इतना किलो का, इतना भारी भरकम पौधा होता है कि टैप रूट सिस्टम जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड हो रही है, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क जैसे जाल बना रही है, न जाने कितने किलोमीटर तक फैल रही है, तब भी उसका काम नहीं चलता, क्योंकि वो इतना ज्यादा ऊपर क्या होता है बेटा, स्टेम के ऊपर इतना हैवी, इसका क्या होता है, छज्जे की तरह बना देता है। देखो ये बन रहा है, इतना ज्यादा बड़ा पेड़ होता है स्टेम के ऊपर। तो यहाँ से क्या होती है बेटा, जो एरियल ब्रांच होती है किसकी, बनियान ट्री की जो एरियल ब्रांच होती है, वहां से कुछ इस तरह की प्रोप लाइक रूट या एरियल टाइप की रूट ब्रांच से निकलती है, और क्या करती है, वो नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं, और फिर वो मिट्टी में घुस जाती है, जिससे क्या होता है, एक तंबू सा बन जाता है कि अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया, अब ये नीचे नहीं आएगा ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट इतना बड़ा है, नीचे वाला जो उसको इकट्ठा कर रहा है बेटा, उसकी स्टेम की साइज इतनी है, स्टेम की साइज इतनी है, और वो इतना है, तो ऊपर चौड़ा हो गया ना बेटा। तो उसको समेटने के लिए, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ का काम देने का काम क्या करती है बेटा, प्रोप रूट। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का काम ही स्टिल्ट रूट का है। आपका पूछ लिया जाए तो बता देना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, प्रोप रूट है, किसमें, बनियान ट्री के अंदर। क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट देगी। फोटो भी है, समझ लेना उधर से, ढंग से दिखाऊं क्या, इधर देखो, ये देखो, प्रोप ऑफ पिलर रूट्स ऑफ फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस किसका, बनियान ट्री का साइंटिस्ट नाम है, याद रख लेना। ये स्टेम की ब्रांच है, इससे कुछ एरियल रूट्स निकल रही है बेटा, और इनको हम ये देखो यहाँ पर नीचे तक जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोप रूट बोल रहे हैं। क्या बोला हमने, इनको प्रोप रूट बोल लिया। आ गई बात समझ में, मैम आप समझाओ, समझ में ना आए ऐसा तो अभी तक तो हुआ नहीं, आगे तो हम क्या ही बोले कि होगा। स्टिल्ट रूट का डायग्राम लेके जाते हैं बेटा उधर, वरना तुम समझोगे कैसे कि कहाँ से अराइज हुई। इसको यहाँ पे बना देती हूँ। अब बेटा किसकी बात कर ली हमने, प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट, फूड का स्टोरेज। अब आ रही है कि स्पेशल टाइप की रूट, क्या बोलते हैं इसको, होस्टोरियल, होस्टोरियल रूट या फिर पैरासाइट रूट।
पैरासाइट रूट। क्या होता है बेटा, कुछ पैरासिटिक प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, पैरासिटिक प्लांट होते हैं, उसमें ये पैरासाइटिक जो पैरासाइट प्लांट होते हैं ना, वहां पे ये होस्टोरियल रूट या पैरासाइट रूट प्रेजेंट होती है। पैरासिटिक प्लांट मैम एग्जांपल जैसे कि कस्क्यूटा, क्या बेटा, कस्क्यूटा और आपका विस्कम, ये कुछ पैरासिटिक प्लांट है। अब इनकी जो रूट होती है बेटा, इनकी एरियल रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं हॉस्टूरिया। क्या बोलते हैं, हॉस्टूरिया बोलते हैं। हॉस्टूरिया प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको हॉस्टूरियल रूट हम बोल रहे हैं। अब ये क्या है, पूरी तरह से पैरासिटिक है, जबकि रूट का तो काम क्या होता है, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है आराम से, किससे, जमीनों से, मिट्टी से। पर ऐसा इसका ये है ना, बिल्कुल मैं तो आलसी पड़ी रहूंगी, मैं तो कुछ भी मदद नहीं करूंगी, मैं काम धाम नहीं करूंगी, मुझे सीधी प्लेट लगा के दो। अब ये क्या करते हैं, कस्क्यूटा और विस्कम, ये जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं, ये होस्ट प्लांट में क्या करेंगे, होस्ट प्लांट के अंदर, होस्ट प्लांट के रूट में जो इनके होस्टूरिया है, होस्टूरिया एरियल जो रूट है जिसमें होस्टूरिया प्रेजेंट है, उनको क्या कर देते हैं बेटा, पेनिट्रेट कर देते हैं, अंदर की तरफ से घुसा देते हैं और उनसे क्या करते हैं, उनका खून चूसने का काम करते हैं। अब इंसान मतलब सॉरी एनिमल तो है नहीं कि खून चूसेंगे, तो ये प्लांट है, प्लांट की बात कर रहे हैं रूट की, तो ये क्या करेंगे, दूसरे होस्ट प्लांट से, क्योंकि खुद तो पैरासिटिक प्लांट हो गया, उसके ऊपर डिपेंड है, तो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, डिराइव करने का काम करेंगे, न्यूट्रिशन को लेने का काम करेंगे, क्योंकि इनमें होस्टूरिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इनके अंदर, होस्टूरिया प्रेजेंट, होस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर, होस्टूरिया, होस्टूरिया प्रेजेंट होता है बेटा यहाँ पर, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, होस्टूरियम रूट बोलते हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक प्लांट कस्क्यूटा और विस्कम में प्रेजेंट होती है बेटा ये, और क्या करता है ये, इनका काम क्या है, डिराइव न्यूट्रिशन, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, फ्रॉम होस्ट प्लांट। ये किसकी बात की है, होस्टोरियल रूट की बात की है हमने, किसकी बात की है बेटा, होस्टोरियल रूट। अब एक और रूट है जो थोड़ी पैरासिटिक होती है बट पूरी तरह से पैरासिटिक नहीं होती। ठीक है, क्या होती है बेटा, पैरासिटिक भी होती है और पूरी तरह से पैरासिटिक भी नहीं होती, यानी कि अब हम बात करेंगे हाइग्रोस्कोपिक, किसकी बेटा, हाइग्रोस्कोपिक रूट की, या फिर इसको ही बोलते हैं एपिफाइटिक रूट। क्या बोलते हैं बेटा, एपिफाइटिक रूट। तो कुछ क्या होते हैं बेटा, स्पेस पैरासाइट होते हैं, क्या होता है बेटा, कुछ स्पेस पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो ये होती है बेटा ऑर्किड्स, ऑर्किड्स का ये भी ध्यान रखना है कि एक तरह का मोनोकोट है, क्या है बेटा, ये मोनोकोट है एक तरह का। तो ऑर्चिड में क्या होता है बेटा, हाइग्रोस्कोपी या एपिफाइटिक रूट प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है मैम, ऑर्चिड क्या करता है बेटा, ये ऑर्चिड ऐसा है जो बोलता है यार मैं अकेले नहीं रह सकता, मुझे जगह चाहिए मेरे पास में, बाकी तो सब है, खाना पीना गैस सिलेंडर विलेंडर सब है, मुझे आता भी सब कुछ है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मैं ये सारा सामान लेके जाऊं कहाँ, कैसे बनाऊं ये खाना, मैं कैसे खाऊं, मेरे पास छत नहीं है, छत चाहिए मुझे अपने सर के ऊपर। तो ये ऑर्चिड क्या है बेटा, स्पेस पैरासाइट है, स्पेस पैरासाइट होता है आपका ऑर्चिड। अब इसके पास छत नहीं है, तो अब ये जाता है, मैंगो राजा है भैया आमों का, आम जो है आपका फलों का राजा है, राजा के पास जाता है ये भिखारी बन के कि राजा साहब कुछ भी नहीं है मेरे पास में, तो तुम मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो। तो अब राजा बोलता है कि ठीक है भाई तू रह लेना, मेरा तो इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा महल है, उसमें तू रह ले, पर कल को ऐसा ना हो कि तू महल के अंदर रह के महल की जो अंदर वाली बातें वो दूसरों को बता दे, या फिर महल को ही नुकसान पहुंचा दे, कि मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तू आराम से ले सकता है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी किसी को निकाल के दे दोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, इतने बड़े स्पेस में, इतने बड़े महल में ये थोड़ी सी जगह ले लेगा तो क्या फर्क पड़ गया मैंगो को, कोई फर्क नहीं पड़ गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, स्पेस पैरासाइट है, स्पेस ले रहा है, रहने के लिए जगह ले रहा है दूसरे से, इसलिए हम इसे एपिफाइटिक रूट या हाइग्रोस्कोपिक रूट का मॉडिफिकेशन बोलते हैं, किसमें बेटा, एडवेंटिशियस रूट का। अब ये स्पेस पैरासाइट है, अब ये क्या करेगा बेटा, ये रहेगा, स्पेस पैरासाइट है, ये किसी भी प्लांट के ऊपर रहने का काम कर रहा है, स्पेस तो इसने ले लिया, स्पेस के लिए दूसरे पे डिपेंड है। अब ये क्या करेगा बेटा, मॉइस्चर जो होता है ना, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है, अपना खाना खुद बना लेगा, स्पेस जो
एयर में मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व करेगा। अब ये किससे ऑब्जर्व करेगा? ये तो खुद पैरासाइट है। इसके पास में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वेलामेन। वेलामेन प्रेजेंट होता है किसके पास में बेटा? आपके ऑर्चिड के पास में। तो वेलामेन के थ्रू ये क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा आपके मॉइस्चर को। कहाँ से? एयर से। तो वेलामेन कहाँ होता है? ऑर्चिड में होता है। और पूछ ले वो कि किस तरह का रूट होता है, तो एडवेंटिशियस रूट का क्या है? मॉडिफिकेशन है, जिसको एपिफाइटिक रूट या हाइग्रोस्कोपिक रूट क्या बोला जाता है बेटा। ठीक है, तो क्या बोला है इसने? स्पेस पैरासाइट है, ओनली नीड फॉर स्पेस फ्रॉम होस्ट। इसी की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है इसको। एक और लाइन में यहाँ जोड़ देती हूँ इसकी। क्या जोड़ देती हूँ? दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्या करते हैं बेटा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। और इसके लिए क्या प्रेजेंट है बेटा? इसके पास में स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है वेलामेन। क्या है बेटा? वेलामेन। रेड कलर से लिख दिया और पिंक कलर से क्या कर दिया मैम ने? इसको कर दिया डिब्बे में बंद। तो ये वेलामेन आपको याद रखना है। आ गई बात समझ में? आ गई मैम। तो अब तक हम कितने? 5 मॉडिफिकेशन तो देख चुके हैं। किसके बेटा? एडवेंटिशियस रूट के। 1-2 और बाकी हैं। उसके बाद में हम हो जाएंगे आज इस काम से फ्री। तो बेटा आगे होता है एक फोटोसिंथेसिस रूट होती है। क्या होती है बेटा? फोटोसिंथेटिक रूट। अरे कि मैम ये तो अवे फ्रॉम लाइट होती है, रूट फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकती है? कुछ कर सकती है बेटा, कुछ कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि तुमने देखा होगा, अभी मैं बात करती हूँ सिंगाड़ा, ट्रापा, बोलते हैं टीनोफोरा। क्या बोलते हैं बेटा? टीनोस्पोरा। इनमें क्या होती है बेटा? इन दोनों के पास में होती है एरियल रूट्स। क्या होती है बेटा? एरियल रूट होती है। तुमने देखा है सिंगाड़े का पानी में उगती है, एक्वेटिक होती है, ठीक है ना। पानी में जो तालाब वगैरह में उगता रहता है ना सिंगाड़ा, तो सिंगाड़ा तो नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ इसकी क्या होती है? रूट्स दिखाई देती हैं, ठीक है ना। इस तरह से ऊपर की तरफ से होती हैं। तो ये क्या होती है? एरियल रूट्स होती है जिनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? एरियल रूट होती है जिनके पास में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। एग्जाम्पल है ट्रापा और टीनोस्पोरा, ठीक है। और ये कर लिया इसने फोटोसिंथेसिस। अभी यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस पे भी नहीं रोकी तुम्हारी रूट। इसका मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन में ये रिप्रोडक्शन भी करेगी। कुछ रूट्स ऐसी देखोगे यहाँ पे तुम जो क्या करेगी बेटा? रिप्रोडक्शन का काम कर रही है, यानी कि लास्ट आपका मॉडिफिकेशन रिप्रोडक्शन वाला। क्या बेटा? रिप्रोडक्टिव रूट। किस में होता है मैम रिप्रोडक्शन? बस मैम बता रही हैं तुम्हें रिप्रोडक्शन किस में होता है बेटा? डहेलिया में। डहेलिया। और बेटा एक होता है आपका एस्पेरेगस। एस्पेरेगस का डायग्राम भी दिया हुआ है शायद आपकी एनसीईआरटी में। डहेलिया बेटा, एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो। डहेलिया, एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो क्या करेंगे बेटा? ये करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या करते हैं बेटा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे आपको गुलाब का फूल लगाना है, गुलाब के फूल में से आपने उसकी डंडी काटी, उसका स्टेम कट किया, उसको आपने क्या किया? मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबाने के बाद में थोड़े दिन बाद आप देखोगे वहां से गुलाब का पौधा बन गया। यानी कि स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, डहेलिया, इनका कोई भी प्लांट पार्ट जो भी कट होता होगा वो कट किया तुमने और उसको क्या किया बेटा? उसको यूज किया तुमने नया पौधा बनाने के लिए, नया पौधा बनाने के लिए, नया पौधा उगाने के लिए, नई फसल बनाने के लिए। तो इस तरह का प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। और इस तरह की रूट जो होती है रूट की तरह ही काम करेगी, तो वो रिप्रोडक्शन रूट हो जाती है। सो वी आर डन विद रूट।
मॉर्फोलॉजी में रूट वाले पार्ट को हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम स्टेम को देखेंगे, 1 बाय 1 सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। फिर 6 चैप्टर में जो एनाटॉमी है वहां पे आप रूट को अंदर से सेक्शन देखोगे, लॉन्जिट्यूडनल सेल्स है, ट्रांसफर सेल्स है, कॉर्टेक्स कितना बड़ा है, कॉर्टेक्स के बाद में कौन सी लेयर आ रही है। अच्छा, सबसे ऊपर जो रूट हेयर होते हैं प्रेजेंट, वो रूट हेयर डाइकोट में ज्यादा है, मोनोकोट में ज्यादा है, ये सारी बातें तो एनाटॉमी में हो जाएंगी, यानी कि चैप्टर नंबर 6 में हो जाएगी। यहाँ पे जो किस टाइप की रूट हो सकती है, उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ये सब यानी कि मॉर्फोलॉजिकली जो जिस तरह से रूट नजर आती है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टेम के बारे में। तब तक के लिए अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते जाओ और अपनी तबियत का भी ध्यान रखो। हेल्थ बेटा फर्स्ट है, अगर हेल्थ तुमने खराब कर ली तो तुम 10 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी उसका कुछ भी आउटपुट नहीं निकल के आने वाला है। तो अपनी तबियत का ध्यान रखना है, पढ़ना है बेटा अच्छे से, और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ में कंटिन्यूटी बनाए रखना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।